आपके साथ पूजा यादव। 4 के बाद में सबसे पहले आज बात होगी कंजावला कांड की, जिसमें नए खुलासे हुए हैं। ये पूरा खुलासा क्या है आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी महिमा सिंह कंवर। जी बिल्कुल, तो देखिए 4 के बाद में मैं आपको बताऊंगी खबर हल्द्वानी से, वहां पर बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लग गई है। खबर पूरी आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता। बिल्कुल महिमा, तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आपको बताऊंगी टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मां ने अब क्या गंभीर आरोप शिजान पर लगाए हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, 4 के बारे में मैं आयुषी शेखावत आपको बताऊंगी सीएम योगी की खबर। बताऊंगी कि मुंबई में बैंकिंग दिग्गजों से उन्होंने क्या आह्वान किया। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहली खबर क्या है मेरी सहयोगी पूजा बताएंगी आपको। देखिए बिल्कुल, दिल्ली का कंजावला कांड इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में पुलिस की लापरवाही भी बार बार सामने आ रही है। आज वारदात की सुबह का एक फिर से नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी दिख रहे हैं। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 5 आरोपियों के बयान में विरोधाभास है। साथ ही यह भी बताया कि पीड़िता अंजलि के साथ इन आरोपियों के पहले से कोई संबंध नहीं, यानी उनका कोई पिछला कनेक्शन नहीं, एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। रिपोर्ट देखिए। उलझता जा रहा कंजावला केस, आरोपियों के बयान नहीं जुड़ रहे तार, हर रोज हो रहे नए खुलासे, सामने आई पुलिस की लापरवाही। दिल्ली के कंजावला केस में हर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा ये कि वारदात की रात पीसीआर को 4 से 5 कॉल किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि पहली पीसीआर कॉल 2:18 पर की गई, जिसमें एक व्यक्ति ने हादसे की जानकारी दी। उसी हादसे के बारे में दूसरी पीसीआर कॉल रात 2:20 पर की गई। इसके बाद मामले का चश्मदीद दीपक दहिया ने करीब 3:24 पर 2 बार पीसीआर को कॉल किया। दीपक ने पुलिस को कार के नीचे शव होने की सूचना दी थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने दीपक के साथ 20 से अधिक बार बात की और आरोपियों को पकड़ने के लिए कुल 9 पीसीआर वैन लगाई गई। घटना की रात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार सवार आरोपी पकड़ में नहीं आए। दावा किया गया कि रात में कोहरा था और कार पीसीआर के पहुंचने से पहले ही निकल गई। सुनिए चश्मदीद दीपक दहिया का बयान। गाड़ी सीधी चली गई, तभी जस्ट 2-4 मिनट के बाद हमने जनाब का फोन आया था पीसीआर से। अगर भाई कौन बोल रहा है? साहब ऐसे ऐसे, कहाँ है? मैं यहाँ है सब। बोला गाड़ी किधर गई? मैं गाड़ी उधर गई। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक पीसीआर यहीं निकली है मेरे सामने से। 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से ही निकली लाडपुर में। और ना उन्होंने रोका ना हम रोक पाए उसको, क्यों? हम तो उसका पीछा कर रहे हैं। कंजावला भी क्रॉस हो गया। ऐसे करते करते वो सूदी निकल गई बेगमपुर तक। बेगमपुर से भी बड़ी रेड लाइट से सूदी ही निकल गई वो। वहाँ भी पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। लेकिन कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। अब देखिए ये नया सीसीटीवी फुटेज। यह 1 जनवरी सुबह 4:30 की है। इसमें दिख रहा है कि वारदात के बाद कार से 5 नहीं 7 आरोपी निकले और कार छोड़कर ऑटो से भाग चले। 5 की तो गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन 2 आरोपी कहाँ है पुलिस को अब तक नहीं पता। अब देखिए सीसीटीवी की दूसरी नई तस्वीर। घटना के बाद सीसीटीवी में अंजलि की तथा कथित दोस्त निधि दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे मामले में 7 आरोपी हैं। आशुतोष और अंकुश खन्ना नाम के आरोपियों की तलाश है। जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़िता अंजलि और आरोपियों के बीच वारदात से पहले का कोई संबंध नहीं है और मामले में अब तक इरादतन हत्या का मामला भी नहीं दिख रहा। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है
उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। उधर अंजलि की मां ने अंजलि की मौत को हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत किसी साजिश का नतीजा है और अंजलि की दोस्त बता रही निधि भी इसमें शामिल हो सकती है। निधि सारी बात गलत कर रही है, नाम निधि को जानते। अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ आई? और एक्सीडेंट नो कहती है, मैं दोनों का एक साथ हुआ है तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। अंजलि के परिवार ने घटना को प्लांट मर्डर करार दिया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आनंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए बड़ी खबर इस बीच, कंझावला के आरोपी की कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है उनकी रिमांड। पुलिस फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी। देखिए बड़ी खबर इस बीच आपको इस पूरे मामले को लेकर बता रहे हैं। फिर से रिमांड दिल्ली पुलिस कर सकती है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी और सुरभि मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई सुल्तानपुरी थाने से। सुरभि, कोर्ट में पेशी आरोपियों की और बड़ी बात यह है कि पुलिस फिर से जांच पड़ताल की इनकी रिमांड की मांग कर सकती है। बिल्कुल ठीक है पूजा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केस लगातार आए दिन अब नए नए मोड़ ले रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के नए नए अपडेट अब तक सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में एक और ये बड़ी खबर यही मिल रही है कि रिमांड की अवधि एक बार फिर से बढ़ाने की मांग पुलिस की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के नए नए सीसीटीवी फुटेज, कुल 23 ऐसे वीडियो जो कि पुलिस के हाथ इस वक्त लगे हैं और हर वीडियो में ये देखा गया है कि कैसे एक ना एक उसमें नए कनेक्शंस खोलकर के सामने आ रहे हैं। और जब तक अब जो कि 5 आरोपियों का जिक्र आ रहा था, 5 आरोपी नहीं बल्कि इसमें कुल 7 आरोपी है। आरोपियों को अपनी कार से उतर करके 2 लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया। इसमें यह भी एक कनेक्शन सामने आया कि दीपक गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि गाड़ी अमित चला रहा था। तो आखिर दीपक ने झूठ क्यों बोला पुलिस के सामने की गाड़ी वो चला रहा था? साथ ही सवाल ये भी कि अगर निधि अपने दौरान अपने घर पर लौटी थी, वो बार बार फोन किसी को मिलाने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो किससे बात करना चाहती थी? ये एक अहम सवाल है कि आखिर उस वक्त पर जब वो किसी को या उसने पुलिस को फोन करना जरूरी नहीं समझा, जानकारी देनी जरूरी नहीं समझा, तो आखिर वो एंड मोमेंट पे किसको फोन करना चाह रही थी निधि? ये एक बड़ा सवाल है और ये जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि सिर्फ चश्मदीद के तौर पर उसके बयान हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में निधि का कोई हाथ नहीं है। जी पूजा। चलिए बहुत शुक्रिया सुरभि आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए एक तरफ जहां ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रह रहे लोगों को फौरी राहत दी है। बाकी की जानकारी आपको देगी महिमा सिंह कंवर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में चलने वाले बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। इससे आशियाने बचाने के लिए सड़क पर उतरे हजारों लोगों को फौरी राहत तो मिल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। आप इस रिपोर्ट को देखिए। बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक, प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के आदेश के बाद साफ हो गया कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय सिंह ने कहा, इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। मामले में समाधान की जरूरत है। लोगों के घरों को ध्वस्त करने से पहले पुनर्वास का काम कराया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे।
और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दी है, वो मामला क्या है आपको बता दें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर सालों पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। बाद में धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए, जिसके बाद बस्ती चली गईं। 3 बस्तियों में 4000 से ज्यादा परिवार हैं, जिसमें 50,000 लोग रहते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया। रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक जमीन खाली करने को कहा। तय समय पर जमीन न छोड़ने पर मकान तोड़ने की चेतावनी दी। हम आपको बता दें, हल्द्वानी के इस बनभूलपुरा क्षेत्र में घरों के अलावा लगभग आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकानें भी हैं। जमीन की ये पट्टी 2 किलोमीटर लंबी है, जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बनभूलपुरा इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर तक फैली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, इस फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। अतिक्रमण पर स्टे लगने के बाद हमारे संवाददाता ने वहां के हालात की जानकारी। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण पर रोक लगाने के साथ ही रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 7 फरवरी तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल की बेंच ने टिप्पणी की कि इस पूरे केस में लगता है कि मानवीय पहलू के आधार पर काम सरकारें नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो तमाम लोग 60 और 70 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें 1 हफ्ते का नोटिस देकर यूं ही नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इन तमाम लोगों को पुनर्वास की भी आवश्यकता होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। सुमित की रिपोर्ट को आपने देखा। अब आपको सीधे ले चलते हल्द्वानी, वहां से अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, लोगों में खुशी है इस वक्त की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आपने लोगों से भी बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना? देखिए, खुशी का माहौल है और साफ तौर पर है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फौरी तौर पर हालांकि राहत मिली है, लेकिन 7 फरवरी तक का सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उस पर यहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आए। जो बच्चे नमाज पढ़ रहे थे सुबह, आप कुछ तस्वीरें, कुछ बच्चे हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वो उनके चेहरे पर खुशी है। दुआ कबूल हुई है, दुआ कबूल हो गई? जी, दुआ कबूल हो गई है और साफ तौर पर है कि अब लोग अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से स्टे किया है, कह सकते हैं कि 4365 जो परिवार हैं उनको फौरी तौर पर राहत मिल गई है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखता है, क्योंकि राज्य सरकार को जवाब देना है, रेलवे को जवाब देना है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 3 कॉलोनियाँ जो मुख्यतः रही हैं, खास करके गफूर बस्ती और इंदिरा नगर, जहाँ पर कि ये प्रदर्शन चल रहा था, कहा जा रहा है कि अब प्रदर्शन खत्म किया गया है और निश्चित रूप से बिल्कुल प्रदर्शन खत्म हो चुका है। अक्षय, दुआएं कबूल हुई हैं, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का आज का ये जो फैसला आया कितना अहम और क्या कुछ इसमें कहा गया, क्योंकि कई चीजें थी ऐसी जिन पर आपत्ति भी जताई गई है, जिनको लेकर नसीहत भी दी गई है। 7 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच सरकार को, रेलवे को अपना जवाब भी दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट की आज की जो पूरा फैसला रहा, उसमें क्या कुछ अहम गाइडलाइंस रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो कहीं ना कहीं अमानवीय था। मानवीय मूल्यों को तरजीह नहीं दी गई है और साफ तौर पर है इस मुद्दे को रखा गया कि इतने परिवारों को जो दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, 50 से 60 साल पहले से रह रहे हैं, और उनको इस तरह से हटा देना सही नहीं होगा। राज्य सरकार जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को लेकर हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। अगली बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से मेरी सहयोगी अमृता बताएंगी। बिल्कुल महिमा, तो चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ के खरड़ में आज अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की आत्मिक शांति के लिए भोग एवं अंतिम अरदास का कार्यक्रम था।
अर्जुन देव जी गुरुद्वारा में हुए इस पूरे कार्यक्रम में तुनिशा के रिश्तेदार और दोस्त पहुंचे और आपको ये बता दें कि तुनिशा शर्मा की मां ने आज शिजान के घर वालों पर तुनिशा पर जादू टोना करने का आरोप भी लगा दिया है और इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिससे डिलीट की गई तमाम व्हाट्सएप चैट अब रिकवर की जानी है। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस उसकी इन्वेस्टिगेशन डीपली हो और शिजान को सज़ा मिलनी चाहिए बस। आपने कहा कि उसमें कुछ चेंज नजर आ रहे थे, किस तरह के चेंज नजर आ रहे थे? वो चेंजेस ये कि झूठ बोलने लग गई थी, उर्दू के वर्ड्स यूज करने लगी थी, मुस्लिम धर्म की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होने लग गया था, बस ये चीज़ें। आपने कहा कि कुछ समय उसमें शायद मुस्लिम ने कुछ करवा दिया था, आप किस तरह के करवाने की बात कह रही हैं? जादू टूना भी हो सकता है, मैं क्योंकि मुस्लिम्स में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अब आप पुलिस से क्या उम्मीद करती हैं? मैं पुलिस से पूरी कॉपरेशन की उम्मीद करती हूँ कि वो पूरा मेरे को उसका शिजान का पूरा वो करे और उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड करने वाली वो नहीं थी बस। तो देखिए, तुनिशा की मां के वक्त पर आते ये बयान इस पूरे मामले में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। अगली खबर का रुख किए लेते हैं। यूपी में निवेश के राह किस तरह से खुल रही है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। जी बिल्कुल अमृता, यूपी में निवेश के लिए विदेश में सफल रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुंबई में रोड शो किया। मुंबई दौरे का आज योगी का दूसरा दिन है। योगी ने आज बैंकर्स और उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने बैंकिंग दिग्गजों का आह्वान करते हुए कहा कि आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों का शामिल होने का न्योता भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में देसी निवेशकों को साधने में जुटे हैं। इसी कवायद में सीएम योगी ने मुंबई में बैंक कर्मियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने बैंकिंग दिग्गजों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। इस मुलाकात में सीएम योगी ने दिग्गजों को बताया कि यूपी में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शानदार माहौल तैयार है और निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी के माध्यम से लोकल उत्पाद को वैश्विक बाजार मिला है। सीएम योगी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए विदेशी और स्वदेशी दोनों निवेशकों की ओर से प्रस्ताव मिल रहे हैं। होटल ताज में बैंकर्स से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि यूपी में पिछले 5 साल में बहुत काम हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को जो पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता को, जिस भावना को आगे बढ़ाने के लिए कभी जगत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देश के अंदर 4 भागों में 4 पीठों की स्थापना की थी। यही नहीं, उद्योगपतियों की आशंका को दूर करते हुए सीएम योगी ने यह भी बताया कि यूपी में कानून व्यवस्था के फ्रंट पर बहुत काम हुआ है। इस पर बैंक अधिकारियों ने भी यूपी में कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी योगी के काम की तारीफ की। सीएम योगी अपने मुंबई दौरे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों से भी मिलने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से यूपी में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करेंगे। बुधवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने अक्षय कुमार से भेंट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, आपने देखी ये पूरी रिपोर्ट। आज दूसरा दिन था मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां उद्योगपतियों से, बैंकर्स से मुलाकात उन्होंने की। साथ ही लखनऊ में होने वाले प्रोग्राम का न्योता भी देकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बताया जा रहा है कि फिल्म जगत के दिग्गजों से वो मुलाकात करेंगे, फिल्म डायरेक्टर्स से मुलाकात करेंगे, कलाकारों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को भी उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा भी एक टिप्पणी की गई, नसीहत दी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि अगर वो थोड़ा मॉडर्न हो जाए तो शायद ज़्यादा स्पॉन्सर्स को आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए अपने काम में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और अवनीश विद्यार्थी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से। अवनीश, आने वाले दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म जगत के दिग्गजों से मिलने वाले, किस तरह का जो प्रोग्राम है वो फिक्स किया गया है, कौन कौन वहां पर होने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। मुंबई के ताज होटल के अंदर जो कार्यक्रम लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है, उसी कार्यक्रम के अंदर जो है फिल्मी हस्तियां पहुंचेंगी। तमाम सारे ऐसे फिल्मी चेहरे फिल्म जगत से जुड़े हुए, चाहे बोनी कपूर हो, मधुर भंडारकर हो, कंगना रनौत हो, तमाम सारे और ऐसे चेहरे जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो फिल्म नीति है पहले से ही बहुत चर्चित रही है। बार बार फिल्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतर सुख सुविधाएं देने वाला राज्य जो है वो फिल्मों के लिए घोषित किया जाता रहा है, चाहे वो गोवा का फेस्टिवल रहा हो, मुंबई का फेस्टिवल रहा हो, या फिर अगर दूसरे लिहाज से बात करें, फिल्म सिटी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर, वो उसको लेकर के क्या तैयारी है, उसका प्रेजेंटेशन बकायदा। अवनीश, आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए, संजय राउत की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की मुंबई दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है, क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए एक बार। शो की जरूरत क्या है मुंबई में आकर? अगर आप इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए आए हो, आप यहाँ के उद्योगपतियों से बात करने के लिए आए हो, आप अपने राज्य के विकास के लिए मुंबई का योगदान लेने के लिए आए हो, तो ये रोड शो किस लिए भाई? तो ये राजनीति जो चल रही है मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत, ये बंद करो। तो संजय राउत के बयान को आपने सुन लिया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया कि रेपिस्ट को लेकर सीएम ने जो बयान दिया वो आपको बताते हैं। मेरा बस चले तो रेपिस्ट की परेड करवाऊं, रेपिस्ट के बाल कटवाकर पब्लिक परेड करवाऊं अगर मेरा बस चलता है तो, लेकिन जुडिशरी का आदेश सर्वोपरि होता है। तो गहलोत की तरफ से बयान दिया गया। आगे कहा कि हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बयान दिया गया और अपने बयान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। मेरा बस चले तो मैं तो रेप करने वालों को, गैंगस्टर को, ठीक है, ये जितने भी ऐसे केसेस हैं, इनको मैं तो घुमाऊं मार्केट के अंदर, इनकी पब्लिक पेड करूं मैं तो इनको। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को घुमाऊं मार्केट के अंदर, तो पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है।